सिनेरियो में हम बैंक के क्या हुए, हमारे पास बैंक एज अ पेबिल रिकॉर्ड हुआ होगा, क्रेडिटर रिकॉर्ड हुआ होगा। अगर हमने, तो यहाँ पे आसान अल्फाज में इसको मैं बयान कर देता हूं, दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि वी डिपॉजिटेड अमाउंट टू बैंक अकाउंट। तो जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए वो हमारे लिए बच्चा क्या है, वो हमारे लिए रिसीवेबल है। वो जब भी हम चाहें तो हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। वी एक्वायर्ड का मतलब लेना। वी एक्वायर्ड लोन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन की मद में पैसे लिए। तो जो बैंक से हमने लोन की मद में पैसे ले लिए वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए पेबिल होगा। इस सिनेरियो में रिसीवेबल अगर हम हैं तो बैंक पेबिल है, अगर इस सिचुएशन में पेबिल अगर हम हैं तो बैंक रिसीवेबल है। यानी कि हम दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकते। अगर पैसे लेने हैं हमने बैंक से तो हम रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे बैंक को अपने पास, और अगर हमने बैंक को लोन के पैसे वापस करने हैं तो उस अमाउंट को एज अ लोन लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक को एज अ पेबिल रिकॉर्ड करेंगे। जी यहां तक क्लियर है बच्चा? I need answers of all students, participation of all students, because all these areas are very much important for subsequent topics, like as we discussed at the start of this class कि यही सारी चीजें हमारी भाईजान आगे बैंक रिकंसिलेशन के टॉपिक में यूज होंगी। अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं देंगे, तो आगे जाके मसले होंगे। ठीक है जी, गुड, सबके आंसर्स आगे। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले जो मैंने ये जो वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया, जरा यहाँ पे ये कहानी पढ़ लो। ये सारी ये पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, जरा पढ़ो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है, पढ़ो। डिपॉजिट सर्विस टू अ कस्टमर। अक्सर आपने वो इंग्लिश मूवीज और हिंदी मूवीज में देखा है ना, और डिफरेंट मूवीज में आपने देखा होगा कि वो जाते हैं बैंक पर, अपना लॉकर खोलते हैं, वहां पे हीरे छुपा देते हैं, या वहां पे पैसे रखते हैं, या वहां पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो भाईजान वो एक बंदे को बैंक वालों ने अपनी जगह पे एक लॉकर दिया होता है ना, तो जब इस तरह की हम बैंक की फैसिलिटी को यूज करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है बेलर बेली रिलेशनशिप। The relationship exists where a bank offers a safe deposit service to customer which allows use bank strong room or safe. When it accepts the customer's property, the bank has the following obligation. जब बैंक ने अपने पास वो बंदे की चीजें रख ली तो बैंक की अब कुछ जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी कि आपने देखा होगा कि जब कोई और उनसे जाके उस लॉकर की मांगता है तो बैंक वाले उसको देखते हैं कि ये वाकई बंदे का वो लॉकर है या किसी और के ब्याफ पे ही आया है। वो ऐसी हर किसी को लॉकर की चाबी नहीं दे देते। मूवीज में भी आपने ये देखा होगा, वो जिसका अकाउंट होता है, जिसका लॉकर होता है, जिसने ये सर्विस ली होती है, सिर्फ उसी को अलाउ करते हैं कि वो जाके एक्सेस कर सके जो भी उसमें है। तो बैंक वाले की कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं यहाँ पे। तो वो जिम्मेदारियां क्या बन जाती हैं? टू टेक रीजनेबल केयर टू सेफ गार्ड इट अगेंस्ट डैमेज और लॉस। नंबर 2, टू रीडिलीवर, डिलीवर लिखा, क्या लिखा है? टू रीडिलीवर इट टू कस्टमर और सम अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम। अगर कभी कभी वो बंदा खुद नहीं जा सके तो वो अपने किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा कि भाईजान जाके आप बैंक से मेरे लॉकर से ये चीज निकाल सकते हैं। तो वो हर बंदे को नहीं भेज सकता, बल्कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ही भेजेगा वो बंदा, और बैंक सिर्फ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ही अलाउ करेगा उस सेफ तक का एक्सेस देना। एंड नॉट टू डिलीवर इट टू एनी अदर पर्सन। इन लॉ में, कानून में, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बेलमेंट। इस पूरे अरेंजमेंट का नाम क्या बनता है? इस पूरे अरेंजमेंट का नाम बनता है जी बेलमेंट। इस बेलमेंट के सिनेरियो में बेलर कौन होगा? बैंक, और बेली कौन होगा? बेली होगा जी कस्टमर। तो एक बैंक और कस्टमर का बेलर एंड बेली अरेंजमेंट इज नोन एज बेलमेंट। द कस्टमर इज अ बेलर एंड द बैंक इज बेली। सॉरी, यहाँ पे हम उल्टा लिख गए। यहाँ पे हमने कहा जी कस्टमर एक बेलर होगा। ये बेलर कौन है जी? जो वो सर्विस ले रहा है।
और सर्विस दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है। तो बैंक क्या होगा इस सिनेरियो में? बेली होगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहा होता है, और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? बेलमेंट। जी, यहां तक किसी को अगर समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क। चले जी, गुड इनफ। थर्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं। थर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को कहा जाता है एजेंसी। लॉ में इसका नाम क्या है? एजेंसी। आपने जब अपना घर किराए पे देना हो तो आप एक स्टेट एजेंसी से राब्ता करते हैं और उसको बताते हैं कि वी हैव दिस हाउस एंड वी वांट टू लेट आउट टू इट टेनेंट्स। तो आपका घर है, आप इस सिनेरियो में प्रिंसिपल हो गए। स्टेट एजेंट आपके बिहाफ पे कस्टमर ढूंढेगा, किराएदार ढूंढेगा। तो वो किराएदार आपके बिहाफ पे ढूंढेगा और आपके घर का वो उसको रेंट पे दिलवा देगा। तो ये स्टेट एजेंट ने ये सारा काम किया, तो वो एजेंट हो गया स्टेट एजेंसी वाला। आप मालिक थे, आप क्या हो गए? प्रिंसिपल। इस पूरी कहानी को नाम दिया जाता है एजेंसी का। इस पूरे कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है एजेंसी का। जिस तरह से हमने ये बात कर ली बिटवीन एक हाउस ओनर और एक टेनेंट के दरमियान में जो बंदा था काम करने वाला, स्टेट एजेंट। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स ऑन अ बैंक एंड अ कस्टमर रिलेशनशिप, कि ये कस्टमर और बैंक के दरमियान किस तरह ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनता है। एन एजेंसी रिलेशनशिप हम पहले लिख चुके हैं, इसको नाम दिया जाता है एजेंसी रिलेशनशिप। एन एजेंसी रिलेशनशिप इज वन वेयर वन पर्सन यानी कि एजेंट एक्स फॉर अनदर पर्सन, वो दूसरा पर्सन क्या होता है? प्रिंसिपल। देखो भाईजान, जब आपने घर रेंट पे देना होगा, आप प्रिंसिपल होगे और आपने सारी डायरेक्शंस दे दी, सारा कुछ बता दिया स्टेट एजेंट को, तो वो जिस तरह आपने कहा वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। तो जो पर्सन है एजेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि एजेंट हमेशा वही काम करेगा जो प्रिंसिपल ने उसे करने को कहा। एन एजेंसी रिलेशनशिप इज वन वेयर वन पर्सन यानी कि एजेंट एक्स फॉर अनदर पर्सन, प्रिंसिपल के लिए वो काम करता है एजेंट, यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। द बैंक में एक्ट एज एन एजेंट फॉर हिज अकाउंट। अगर आपने बैंक वाले को बोला कि भाई हर महीने आप मेरे अकाउंट से एक्स अमाउंट ऑफ मनी एक्स बंदे को दे दोगे, तो बैंक आपके हिसाब से, जिस तरह आपने बैंक को बोला काम करने का, बैंक हर महीने आपके अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा होगा। बैंक को हर महीने ये बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने उसे एक ही दफा ये बता दिया, बैंक हर महीने उसी तरीके से काम कर रहा है। देखो, बैंक अकाउंट आपका था, आप प्रिंसिपल हुए, बैंक आपके बताए हुए तरीके पे हर महीने वो काम कर रहा है, या जब जब आपने करने को कहा है वो कर रहा है। तो बैंक आपके लिए एज एन एजेंट काम कर रहा है। दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ कस्टमर एंड अ बैंक। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? जी, यहां तक क्लियर है भाई सबको? ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ये फोर्थ रिलेशनशिप है बिटवीन अ कस्टमर एंड अ बैंक, और इस रिलेशनशिप का नाम है जी मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी रिलेशनशिप। और इस पूरे को, जैसे बेलर बेली को बेलमेंट कहा, प्रिंसिपल एजेंट को एजेंसी कहा, इस मॉर्गेजी को हम नाम देंगे मॉर्गेज रिलेशनशिप का। इसको क्या नाम देंगे? मॉर्गेज रिलेशनशिप का। मॉर्गेज रिलेशनशिप में भी दो बंदे हैं, एक बंदे का नाम होगा मॉर्गेजर एंड सेकंड का नाम होगा मॉर्गेजी। दोनों के स्पेलिंग में फर्क है, ठीक है जी। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है इसमें। दिस रिलेशनशिप अराइजेस व्हेन अ कस्टमर आस्क अ बैंक टू गिव अ लोन सिक्योर्ड बाय अ चार्ज और मॉर्गेज ओवर द कस्टमर एसेट सच एज प्रॉपर्टी। आपको बैंक से चाहिए लोन, आपने बैंक को बोला कि भाई मुझे 50 लाख का लोन दे दो, तो बैंक आपको ऐसी लोन नहीं दे देगा। वो बोलेगा ठीक है, आप अपने जरा कुछ प्रॉपर्टी के कागजात तो हमारे पास जमा करा दो। अब बोलोगे क्यों? बोलेगा आप हमसे लोन ले रहे हो। बैंक वाला बोलेगा कि मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट दे दो। आप बोलेगे क्यों दे रहे भाई? बैंक वाला आपको कहेगा कि आप हमसे ये लोन ले रहे हो, कल कल आप ये लोन दिए बगैर भाग गए तो हम क्या करेंगे? हम आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, आपके एसेट के डॉक्यूमेंट अपने पास रखेंगे कि कभी आप हमारे ये लोन इन फ्यूचर अगर वापस ना करो तो हम आपके ये एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लें। तो जहां पे आपने एक लोन लेने के लिए
अपने एसेट्स के डॉक्यूमेंट, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, नॉर्मली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखता है बैंक अपने पास, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंक के पास रखवा कर एक लोन ले लिया, तो इस पूरे अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है मॉर्गेज का। अब मॉर्गेज में जो कस्टमर होगा, द कस्टमर या मॉर्गेजर, कस्टमर को क्या बोलेंगे जी, मॉर्गेजर कौन है यहाँ पे, कस्टमर, और जो लोन दे रहा है वो मॉर्गेजी है। मॉर्गेजी क्या होगा जी, बैंक। द कस्टमर और मॉर्गेजर ग्रांट्स द बैंक, और मॉर्गेजी बैंक क्या है जी, मॉर्गेजी है। तो इस पूरे रिलेशनशिप को क्या नाम दिया जाएगा, मॉर्गेज, जैसे हमने पहले मार्क कर लिया। एट द सेम टाइम द कस्टमर इज द रिसीवेबल एंड बैंक इज द पेबल फॉर द अमाउंट ऑफ द लोन। जब आपने यानी कि कस्टमर ने अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रखवा दिए, तो उस सिनेरियो में, जी बिल्कुल बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, पोजेसिंग अ लियन ओवर सिक्योरिटीज अप्लाई होगा ना सर, जी बिल्कुल यही है। तो एट द सेम टाइम जब कस्टमर ने अपने वो डॉक्यूमेंट बैंक के पास रखवा दिए, तो कस्टमर इज द रिसीवेबल एंड बैंक इज द पेबल फॉर द अमाउंट ऑफ लोन। तो आपने वो लोन ले लिया, अब वो आपने लोन के पैसे देने हैं, और जब आप वो पूरा पैसा वापस कर दोगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको बैंक वापस दे देगा, ठीक है जी। इफ द कस्टमर डू नॉट पे बैक द लोन, द बैंक कैन सेल द एसेट और एसेट्स टू रिकवर इट्स मनी। अब आप फ्यूचर में पैसे दिए बगैर भाग गए, तो कोई बात नहीं, बैंक के पास आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बैंक सिंपली उस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। जी, ये भी क्लियर है सब लोगों को भाई। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सिस्टम। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है जी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है जी? वेरी राइट, स्टेट बैंक। अब देखो, जितने भी बैंक्स होते हैं ना, जरा समझना कहानी, स्टोरी समझना। जितने भी बैंक होते हैं ना, आप और मैं भी जब कभी बैंक खोलना चाहेंगे ना, तो हम अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते। बहुत सारे कामों के साथ साथ एक काम ये भी होगा कि हम, जो हमारी स्टेट का बैंक है, जो पाकिस्तान का मेन बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हमें इससे इजाजत लेनी होगी। इससे इजाजत लेने का मतलब, मैं यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं सुना सकता, बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन एक उसमें कंडीशन ये भी होती है कि आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ मिनिमम पैसा होना चाहिए, जो आपके बैंक में हर वक्त पड़ा रहे, और उस पैसों को एज अ सिक्योरिटी हम स्टेट बैंक के पास भी जमा करवाते हैं, ठीक है जी। अब फर्ज करें आपने अपना बैंक भी खोल लिया, और भी बहुत सारे बैंक चल रहे हैं। अब आपको पता है कि मेरा किसी और अकाउंट का बैंक है, मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैंने अपने बैंक का चेक काट के आपको दे दिया। आपने वो चेक बैंक में ले गए, बैंक में पेश किया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फौरन से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। कभी कभी पैसा ट्रांसफर होने में, अगर आज जमा कराओगे तो वो कल शाम तक क्लियर होगा। तो भाई वो सेम दिन में कब क्लियर होता है, और अगले एक दो दिन में कब क्लियर होता है? तो फर्ज करें आपका और मेरा सेम बैंक में अकाउंट है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट दी एचबीएल, कि मैंने आपको अपने एचबीएल अकाउंट का एक चेक दे दिया, आपके पास भी एचबीएल में अकाउंट है, आपने वो चेक अपने अकाउंट में जमा करा दिया, तो सेम बैंक होने की वजह से फौरन से पैसे ट्रांसफर हो गए, या उसी दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरा एचपीएल का अकाउंट है, आपका कोई समिट बैंक का अकाउंट है, या कोई एक्स अमाउंट का एक्स बैंक का अकाउंट है, यानी कि एचबीएल नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो आज अगर दोपहर में हम अपना चेक जमा कराओगे आप लोग, तो अब बैंक्स डिफरेंस होने की वजह से वो पैसे आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे, बल्कि बैंक वाला अगले दिन का ठप्पा लगा के आपको देगा। अब अगर स्लिप देखोगे तो उसमें नेक्स्ट डे की क्लियरिंग लिखा होगा ऊपर। अब वो क्लियरिंग क्या चीज है जी, वो अगले दिन में क्यों क्लियर होगा? क्योंकि ड्यू टू डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, वो फिर एक 24 घंटे का टाइम लेते हैं, फिर वो अगले दिन आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होती है। जी ऐसे ही होता है, कुछ गलत तो नहीं करा मैं जी? आप लोगों का इनपुट चाहिए जी, ऐसे ही होता है ना भाईजान? सब आप और मैं सब यूज करते हैं, ऐसे ही होता है ना? जल्दी जल्दी बताएं।
किसी एक ने कहा है मे बी, ओ भाईजान मे बी नहीं बोलो, कसम से ऐसा ही होता है। अगर नहीं पता तो आज किसी के साथ चले जाना बैंक अकाउंट में, या जब कोई चेक वेक किसी को दे तो साथ जाके देख लेना। मे बी नहीं भाईजान, ऐसे ही होता है। आज से अपने दिमाग में बिठा लो ये बातें, सही है जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब देखो ये जो सारी क्लियरिंग का चक्कर है ना, ये हर बैंक अपना अलग खाता खोल के नहीं बैठता। ये क्लियरिंग का सारा सिस्टम जो है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक, ये सारा काम हर बैंक अपना अलग अलग नहीं कर रहा होता, बल्कि ये सारा क्लियरिंग का जो निजाम है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये एसबीपी के अंडर चल रहा होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर चल रहा होता है। क्लियरिंग इज द मैकेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग पेमेंट्स फॉर चेक्स। जैसे हमने बात की चेक क्लियर कराने की। क्लियरिंग बैंक्स, मेजर हाई स्ट्रीट बैंक्स आर नोन एज क्लियरिंग बैंक्स। फॉर एग्जांपल एचएसबीसी और बार्कलेज बैंक्स इन द यूके। अगर यूके के बैंक्स की एग्जांपल है तो ये एग्जांपल है। These clearing banks settle the amount of the checks drawn on them and payable into their account through what is known as clearing system. तो भाईजान अगर हम जिस तरह से एचबीएल और हमने समिट बैंक की या दूसरे बैंक की बात, जेएस बैंक के अकाउंट की बात की, तो अगर इस तरह से अमाउंट सेटल होती है, एक अकाउंट से ट्रांसफर होकर दूसरे अकाउंट में चली जाती हैं, तो इस पूरे निजाम को नाम दिया जाता है क्लियरिंग सिस्टम का। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लियरिंग सिस्टम इन डिटेल। द क्लियरिंग सिस्टम इन द यूके ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग मैनर। अब यूके का क्लियरिंग सिस्टम क्या है? The clearing system in the UK operates in the following manner. Because we are actually studying about the UK qualification, so उसके लिए हमें यहाँ की चीजों का भी पता होना चाहिए. All checks paid into Lloyd's TSB branches in a day and sent to Lloyd TSB head office. They are sorted in files according to the bank and a bank that the checks are drawn on. For example, all checks drawn on HSBC bank are grouped together. जिस बैंक के चेक्स होते हैं सबको एक साथ देखा जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है. This process will take a place in each of the clearing bank head office clearing department. तो जो जैसे पाकिस्तान की बात करें तो एससीबी का जो एसबीपी का जो एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी क्लियरिंग डिपार्टमेंट होता है,